हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपली ऑन यूपीएससी चैनल। आज हम लोग डे 9 में प्रीलिम्स 2019 का अगला 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट। 81 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत के संविधान के अनुसार कुछ स्टेटमेंट कंसीडर करना है, बोलना क्या सही क्या गलत है। बोला कि नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। ये बात गलत है। देखिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों जो है कॉन्स्टिट्यूशनली सेंटर का लॉ वो भी बर्खास्त कर सकता है, क्योंकि जुडिशरी जो है अपना हायरार्किकल कैसा है, इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है और इंटीग्रेटेड है जुडिशरी अपना। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास दोनों का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को देखने का पावर है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इन द क्वेश्चन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए, पहला ऐसा बात चला था इंदिरा गांधी के टाइम पे, पर स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आर्टिकल 13 में और कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स में सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का पावर मिला है। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू के अंदर ऐसे सारी बात, भले अमेंडमेंट हो, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि ऐसा कोई भी अमेंडमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस या पार्लियामेंट्री लॉ जो बेसिक स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशन के हिलाएगा या रॉन्ग करेगा, उसको सुप्रीम कोर्ट बर्खास्त कर सकता है। इसलिए स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कैसे बर्खास्त कर पाएगा? अगर रिव्यू कर पाएगा, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट उसको क्वेश्चन में ला सकता है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। हाउ यू अंडरस्टैंड? तो इसका आंसर होगा डी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइसेस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। बिल्कुल सही बात है। परचेजिंग पावर पैरिटी, इसका जो नाम है परचेजिंग पावर पैरिटी, उससे समझ सकते हो। परचेजिंग माने खरीदना, खरीदने का ताकत, परचेजिंग पावर, पैरिटी माने बराबरी। खरीदने की ताकत की बराबरी सेम आइटम्स में हो सकती है, एप्पल को एप्पल से कंपेयर कर सकते हैं, वो लॉजिक है, इसलिए करेक्ट है। वैसे वर्ल्ड बैंक का एक्सरसाइज होता है परचेजिंग पावर पैरिटी निकालना। इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी डॉलर्स, इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये बात गलत है। इंडिया 3rd लार्जेस्ट है इकोनॉमी आफ्टर चाइना एंड यूएस, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। आंसर होगा अपना ए। आई यू अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद रेफरेंस टू कल्टीवेशन ऑफ द खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप माने कि जो अपने समझ लिए अक्टूबर नवंबर के आसपास लगाया जाता है खरीफ क्रॉप, इन लास्ट 5 ईयर्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट। ये बात सही है, क्योंकि देखिए लॉजिकली देखिए, राइस और व्हीट दो मेन क्रॉप होता है, जो ज्यादा होना चाहिए, पर अधिकतर जगह इंडिया में लोग राइस खाते हैं, व्हीट भी खाते हैं, पर राइस ज्यादा खाते हैं, इसलिए राइस का कल्टीवेशन नेचुरली ज्यादा होना चाहिए। सेकंड बात क्या है? एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ जवार इज मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड्स। अब देखिए, जवार जो है मिलेट है, अब मिलेट्स में जवार काफी ज्यादा ग्रो होता है, ये सबको पता है, ठीक है। पर ऑयल सीड्स भी जो इंडिया में है, वो भी हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, इसका मतलब ऑयल सीड भी ज्यादा नहीं होते। दोनों केस अपने को पता है कि दोनों की संख्या इनडायरेक्टली इंडिया में कम है, क्योंकि अभी इंडिया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहा 2023 में जाके। अब मिलेट्स की संख्या ग्रोथ की इंडिया में बढ़ेगी, पर उस टाइम तक इतनी नहीं थी। 2019 का सवाल है, उस टाइम तक जवार मिलेट्स इंडिया में इतना ग्रो नहीं करता था, ठीक है ना। वैसे स्टेटमेंट गलत है, लॉजिकली आप देखेंगे, क्योंकि देखिए ऑयल सीड भले हम लोग इंपोर्ट करते हैं, पर इंडिया में ग्रो करता है। जवार हम लोग इंपोर्ट नहीं करते, क्योंकि इंडिया में इतना यूज भी नहीं होता। मेनली एरिड सेमी एरिड रीजन में ज्यादा जवार बाजरा ऐसा मिलेट्स लोग खाते हैं, तो इतना ज्यादा कल्टीवेशन का रिक्वायरमेंट भी नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअल में जवार का कल्टीवेशन कम होता है ऑयल सीड्स के मुकाबले। एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन दैट ऑफ शुगर कैन। ये वाला बात सही है, क्योंकि देखिए, क्योंकि कॉटन तो साउथ इंडिया में ग्रो करता है, कॉटन जो है डेकन एरिया में ग्रो करता है, और वेस्टर्न इंडिया में ग्रो करता है, और नॉर्दर्न इंडिया में ग्रो करता है, तो काफी सारे रीजन में कॉटन ग्रो करता है। इनफैक्ट राइस के बाद मेरे को लगता है कॉटन का अच्छा प्रोडक्शन होता होगा, इसलिए स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट क्या है? एरिया अंडर द शुगर कैन कल्टीवेशन एज स्टेडीली डिक्रीज। देखिए, शुगर कैन कल्टीवेशन कहीं ना कहीं घट रहा है इंडिया में, पर स्टेडीली डिक्रीज नहीं हो रहा है, समझ रहे हो? क्योंकि देखिए, पहले यूपी, महाराष्ट्र और कुछ स्टेट्स है इंडिया में जहाँ पे आज भी शुगर केन कल्टीवेशन काफी अच्छी संख्या में होता है, क्योंकि वहां से जैगरी भी निकलता है। इस लॉजिक को समझिए, पर स्टेडीली डिक्रीज नहीं हो रहा है, अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन है थोड़ा सा, पर नेट नेट घट रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। आंसर होगा ए। आप अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अमंग द एग्रीकल्चर कमोडिटीज इंपोर्टेड बाय इंडिया। अब इंडिया कुछ एग्रीकल्चर कमोडिटी ऑब्वियसली बाहर देश से मंगाती हुई, जैसे ऑयल सीड्स भी हम लोग बाहर से मंगाते हैं, ठीक है ना। ऑयल सीड्स एग्जाम्पल है ऑयल्स, फूड ऑयल, एडिबल ऑयल हम लोग मंगाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट इंपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इन द लास्ट 5 ईयर्स। अब पिछले 5 साल में किसका वैल्यू, देखिए वैल्यू टर्म पे गौर कीजिए, वैल्यू पे बात कर रहा है। अब समझिए, स्पाइसेस, वैसे इंडिया स्पाइसेस और फ्रेश फूड्स जो है एक्सपोर्ट करता है, तो ये दोनों गलत हो गया। फ्रेश फूड्स अपने अपने बाहर, इनफैक्ट इंडियन डायस्पोरा के हेल्प के लिए हम लोग फ्रेश फूड्स बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट भी करते हैं, इसलिए ये दोनों तो गलत हो गया। अब आंसर सी या डी में से एक होगा, क्योंकि पल्स भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, वेजिटेबल ऑयल भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अब बाय वैल्यू आप लोग सोचो कि दाल महंगा होगा कि तेल महंगा होगा। जनरली दाल भी महंगा लगता है, पर
कंपेरेटिवली वेजिटेबल्स और आर मोर एक्सपेंसिव बाय वैल्यू, और उनका रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा, पल्स हम लोग फिर भी ग्रो करते हैं। इंपोर्ट ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स इन टर्म्स ऑफ पाम ऑयल्स, सोया ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, बहुत सारा हम लोग इंपोर्ट करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, माने सब जगह से इंपोर्ट करते हैं, इसकी संख्या ज़्यादा बाय वैल्यू, डी इज द आंसर। ठीक है, तो लॉजिकली सॉल्व करने का ट्राई करेंगे ना। देखिए सब इन्फॉर्मेशन, ये सब इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली आपको ऐसे पढ़ने से नहीं मिलेगा, जैसे आपको अगर बाकी कुछ पढ़े हो तो उसके संग संग वाला अवेयरनेस है जो आप अप्लाई कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। अब देखिए लिबर्टी का डेफिनेशन हम लोग को पता करना है, चार स्टेटमेंट में से कौन सा सही होगा। देखिए चारों सही हो सकता है, चारों गलत भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट ये मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा है, ठीक है, उस चीज पर फोकस कीजिएगा। लिबर्टी का मतलब इसमें दिया, पहला स्टेटमेंट क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टेरेनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स। कहीं ना कहीं पर देखिए ये इसको लिबर्टी नहीं बोलेंगे, तो पॉलिटिकल रूलर हम अत्याचार कर रहा है तो वो अलग चीज है, वहां से हमको आजादी मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा, तो वो लिबर्टी नहीं कहलाएगा पूरी तरह से। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, अगर कोई आपको कोई भी एक्शन पर अगर रिस्ट्रेंट नहीं है तो वो तो अनलॉफुल हो गया, माने उसमें कोई लिबर्टी का बात नहीं है, उसमें मन नहीं होगा कि अपने मन के राजा है, उसको लिबर्टी पूरी तरह से नहीं बोलेंगे, क्योंकि लिबर्टी मतलब ये होता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी टू वट एवर वन लाइक्स, ये भी बात गलत है, फिर तो कोई गलत क्रिमिनल एक्टिविटी भी लोग करने बोलेंगे मेरा लिबर्टी हम करेंगे। यहाँ पे लिबर्टी का पॉजिटिव सेंस है, कंस्ट्रक्टिव सेंस है, नॉट डिस्ट्रक्टिव सेंस। तो डी बचा, डी इज द आंसर। वैसे पढ़ के देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली, क्योंकि देखिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन का बात यहाँ पे कर रहा है, पॉलिटिक्स का बात कर रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ऐसा चाहेगा कि आपको, कॉन्स्टिट्यूशन का कोर प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडियन पीपल बनाया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव मेड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग चाहेंगे हम लोग ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें अपने कंट्री के अंदर जहाँ पे एक आदमी पूरी तरह से फुल्ली डेवलप कर पाए, इसी को लिबर्टी बोलते हैं। तो दैट लिबर्टी इज ऑल्सो प्रिंसिपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता होना चाहिए, उससे इसका पूरा आइडिया आया, यही से क्वेश्चन आया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर बाय द गवर्नमेंट और द आरबीआई टेक्स टू स्टॉप साइड ऑफ द इंडियन रुपी। अगर समझ इंडियन रुपी घटने लगा, अचानक से घटने लगा, मतलब क्या कि डॉलर जो है रुपी के मुकाबले महंगा हो रहा है, एक तो अंडरस्टैंडिंग ये हो गया, डॉलर रुपी का महंगा हो रहा है। सेकंड एक और अंडरस्टैंडिंग क्या होगा कि रुपी मार्केट में बहुत ज्यादा आ गया, मार्केट में रुपी बढ़ गया है, तभी डॉलर जो है एक्सपेंसिव होता जा रहा है, क्योंकि रुपी सस्ता हो गया, इसका मतलब रुपी बढ़ गया मार्केट में, रुपी सस्ता हो गया। तो ऐसा कोई भी एक्टिविटी से रुपी की संख्या मार्केट में बढ़े वो नहीं करेगा गवर्नमेंट। और सेकंड, ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिससे इंडिया में रुपी आए या इंडिया को डॉलर देना पड़े, वो एक्टिविटी इंडिया कम से कम करना चाहेगा। ठीक है, इस आपसे स्टेटमेंट पढ़ते हैं इस लॉजिक से। पहला स्टेटमेंट क्या है, कर्बिंग इम्पोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट। ये सही बात है, अगर हम इम्पोर्ट नॉन एसेंशियल गुड्स का इम्पोर्ट को बंद नहीं करेंगे तो हमें डॉलर देना पड़ेगा, डॉलर देंगे तो डॉलर का डिमांड बढ़ेगा, तो और रुपया वीक होगा, इसलिए ये एक्टिविटी हम लोग नहीं करेंगे, सही बात है। तो ये नॉट पूछा है तो ये आंसर नहीं होगा। फिर बी क्या है, इनकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स टू इशू रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स, ये भी हम लोग करेंगे। हम लोग क्या चाहेंगे, लोग रुपी में डिनोमिनेशन में डील करें, क्योंकि डॉलर तो महंगा होता जा रहा है, हम लोग रुपी में डील करेंगे तो हमारे रुपी में चुकाना होगा, रुपी तो हमारे पास ऑलरेडी है, इसीलिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस नहीं बनेगा और डॉलर और महंगा नहीं होगा। तो बी वाला भी एक स्टेप करना चाहिए हमें। ईजिंग कंडीशंस रिलेटिंग टू द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, यस हम चाहेंगे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग हम लोग करें, ताकि हमारा डॉलर का रिक्वायरमेंट जो है वो इसी तरह पूरा हो। फिर फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ये काम नहीं करेंगे। अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हम करने बैठ गए तो हम क्या करेंगे, मार्केट में पैसा डाल देंगे, मार्केट में पैसा डाल देंगे, मार्केट में रुपीज और बढ़ जाएगा, रुपीज और बढ़ गया तो माने रुपीज और वीक हो जाएगा ना भाई, तो ये स्टेप नहीं होगा, आंसर होगा डी, रिक्वायर्ड आंसर है डी। आई विल अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंट डायरेक्टिव रिलेटिंग टू स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा, पॉपुलरली नोन एज डेटा डिक्टेट, कमांड द पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स दैट। अब देखिए आरबीआई ने डेटा डिक्टेट निकाला था, जिसमें उन्होंने कुछ जो पेमेंट सिस्टम वाले कंपनीज उनको बोला कि भाई आप लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना डेटा का, तो इनमें से कौन सा उसमें प्रोविजन हो सकता है। पहला बोला, दे शैल इंश्योर दैट इंटायर डेटा रिलेटिंग टू पेमेंट सिस्टम ऑपरेटेड बाय देम आर स्टोर्ड इन सिस्टम ओनली इन इंडिया। देखिए ये बात सही लग रहा है, क्योंकि उस टाइम उस कंटेक्स्ट में यही बात चल रहा था कि डेटा को इंडिया में स्टोर किया जाए। ठीक है, तो ये लॉजिकली सही लग रहा है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, दे शैल इंश्योर दैट द सिस्टम्स आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ये कहीं बात नहीं बोला, आरबीआई नहीं बोला भाई कि आप खाली पब्लिक सेक्टर कंपनी ही खोले, जैसे पीएनबी एसबीआई पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, वैसे कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज ही आपका डेटा इंश्योर करे, ये बात गलत है, ये बात कहीं नहीं बोला गया। 2 नंबर रहोगे, 2 नंबर रहोगे तो बी और डी गया। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, दे शैल सबमिट द कंसोलिडेटेड सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट टू द सीएजी ऑफ इंडिया बाय द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर। अब देखिए सीएजी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। अब एक एक पेमेंट सिस्टम वाला जो कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी आके बोलेगा भाई सीएजी को रिपोर्ट दो, लॉजिकली बैठ नहीं रहा है, तो थर्ड नंबर भी गलत है। तो अपने पास ए आंसर बच गया, ए सही है, अपने को पहले लग भी रहा था वो सही भी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्टेड अ लॉ ऑफ डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी फॉर इट्स
citizens known as General Data Protection Regulation in April 2016 and started implementation of it from 25 मई 2018। देखिए यूरोपियन यूनियन का बात हो रहा है, फैक्चुअल सवाल है, करंट अफेयर्स का है। करंट अफेयर्स में क्यों? क्योंकि उस टाइम डेटा प्राइवेसी का बहुत सारा बात चल रहा था, उसके अंतर्गत ये सवाल पूछा गया। यूरोपियन यूनियन में ये लॉ इंप्लीमेंटेड है, इससे कई लोगों को बेनिफिट हो रहा है, उस कंटेक्स्ट में सवाल है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रिसेंटली इंडिया साइंड अ डील नोन एज एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेशन एरियाज इन द न्यूक्लियर फील्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अब देखिए इंडिया किससे न्यूक्लियर डील साइन कर सकता है, ये लॉजिक आप सोचिए। रशिया से हम लोग कर सकते हो, क्योंकि पहले से हम लोग ने रशिया के संग मिलकर ऑलरेडी एक प्लांट बैठा चुका है। रशिया से पॉसिबल, जापान के पास ये भी टेक्नोलॉजी है, मना कर दिया गया जापान वर्ल्ड वार 2 का, जापान ये सब काम इन्वॉल्व कम से कम होगा। यूके तो भाई इतना कैपेबल लग नहीं रहा हमें। यूएसए हो सकता है, पर यूएसए के संग इंडिया न्यूक्लियर पावर में डील नहीं करेगा, बिकॉज यूएसए पास्ट में पाकिस्तान को हेल्प किया था न्यूक्लियर में, ठीक है ना। इंडिया यूएसए का सिविल न्यूक्लियर डील जरूर हो चुका है, पर इंडिया चांसेस कम है कि यूएसए के संग अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया होगा। तो रशिया इज द मोस्ट सुटेबल, क्योंकि उस एस्पेक्ट में इंडिया का रशिया का रिलेशन रह चुका है। तो आइडियली बी इज द आंसर। देखिए आप बी और डी में कंफ्यूज हो सकते हो, पर सेफली बी के संग जाएंगे हम लोग, बिकॉज ऑफ पास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया। आप अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। नीचे गया हुआ कौन सा एक्शन से मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी बढ़ेगा? अब देखिए विदाउट, पहले एक एक करके पढ़ लेते हैं, जब ज्यादा समझ में आएगा। इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो। अच्छा समझ लीजिए आरबीआई ने सीआरआर बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या? बैंक है, बैंक के पास ये पैसा लेंड करने के लिए है, कुछ समझ लीजिए इतने सारे पैसे हैं, उसमें से सीआरआर क्या होता है? सीआरआर क्या होता है? एक पोर्शन ऑफ पैसा जो बैंक अलग रख देता है। बैंक बोलता है इसको, ये मेरा सिक्योरिटी के लिए इसको लेंड नहीं करेंगे आरबीआई के नॉर्म के अकॉर्डिंग। अगर ये पैसा हम और इसको बढ़ा दी सीआरआर को, इसका मतलब बैंक और कम पैसा लेंड करेगी, तो इससे पैसा कम लेंड हुआ, इसका मतलब कम इन्वेस्ट हुआ मार्केट में, कम इन्वेस्ट हुआ, तो उससे भाई कैसे हम बोल सकते हैं कि हमारा इकोनॉमी का मल्टीप्लायर इफेक्ट बढ़ेगा? मल्टीप्लायर इफेक्ट बेसिकली कब बढ़ता है इकोनॉमी में? जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा? या गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी कैपिटल को मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर में या ऐसे जगह इन्वेस्ट करेगी ताकि वो उस सेक्टर में या फिर उसके एंसिलरी इंडस्ट्री में पैरेलल इन्वेस्टमेंट हो और वो सेक्टर ग्रो करे। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट में कैश रेशियो बढ़ाना चाहिए तो कैपिटल कम ही होगा, तो वन इज रॉन्ग। सेकंड क्या बोला? इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन। ये सही बात है, अगर लोग बैंकिंग हैबिट में जुड़ेंगे तो बैंकिंग हैबिट जुड़ने का मतलब क्या है? या तो लोग पैसा डिपॉजिट करेंगे, जितना डिपॉजिट करेंगे उतना लोग बैंक लेंड कर पाएगा, तो ये पॉजिटिव बात हो गया। सेकंड बात क्या? जितना लोग बैंक से लिंक होंगे उतना लोग लोन भी तो लेंगे। तो इस तरह से इकोनॉमी सर्कुलर घूमता रहेगा और कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लोग लोन लेंगे, पैसा डिपॉजिट करेंगे और इकोनॉमी मल्टीप्लायर इफेक्ट फेस करेगा। तो बी इज लॉजिकली राइट आंसर। बाकी इसमें चाहे तो पढ़ सकते हो, इसी तरह आप लॉजिकली समझ के आपको आंसर मिल जाएगा। आप अंडरस्टैंड। तो ये था आज का 10 क्वेश्चन। ये यूपीएससी कुछ ऑफिशियल आंसर किया, जिससे आप वैलिडेट कर सकते हो अपना सॉल्यूशन, अपना आंसर। ये वीडियो आप यूपीएससी जनरल स्टडीज चैनल पे देख रहे हो, इसको सब्सक्राइब कर सकते हो आप फ्यूचर में इस इनिशिएटिव डेली जुड़े रहने के लिए। इसमें हम लोग 2020 का भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन, 2021 और 22 का भी प्रीलिम्स का सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे 10 करके एवरीडे, ताकि आपका प्रीलिम्स से पहले कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो जाए। आपको कोई इनिशिएटिव अच्छा लगा, इफ यू लाइक द इनिशिएटिव, तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें। और जो क्वेश्चन बुकलेट है इसके अंदर ये सारी चीजें आपको मिलेंगी जो हमने डिस्कस किया है, मेनली क्वेश्चंस और उसका आंसर की प्राइमरी है जो हमने लिखा, वो तो आप वीडियो से भी देख सकते हो। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल है सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल, उससे जुड़े, वहां पे इसका एक्सेस कर सकते हैं। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।